नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश 2 बजे की 5 बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। सबसे पहले बात करेंगे पहली खबर में, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में शामिल हुए हैं और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए। वहीं दूसरी खबर आपको बता रहे हैं, मराठा आरक्षण को चुनौती दी गई है। और तीसरी खबर, आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन शुरू हो गया है। चौथी खबर आपको बताएंगे, जहां गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का दौरा है और इस दौरान मुख्यमंत्री महाशिवरात्रि के मौके पर पूजन अर्चन भी करते नजर आए हैं। और पांचवी और आखिरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश भर में हर हर महादेव के आज माहौल बना है। महाशिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। उज्जैन से खबर, जहां पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी है। 5 खबर आपको 2 बजे की 5 बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पहली खबर नेशनल क्रिएटर अवार्ड से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में शामिल हुए हैं। तो पहली खबर का रुख करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। इस दौरान उन्होंने युवाओं से बातचीत भी करी। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कहानी सुनाने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत और पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और गेमिंग सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। बता दें कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मान सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर अमन गुप्ता ने ये बातें कही और बेस्ट नैनो क्रिएटर पीयूष पुरोहित हुए हैं। बेस्ट माइक्रो क्रिएटर अरिद अमन, बेस्ट क्रिएटर इन गेमिंग कैटेगरी में निश्चय को यह अवार्ड दिया गया है और बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर में अंकित वयानपुरिया को यह अवार्ड दिया गया है। बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन कैटेगरी में नमन देशमुख को रखा गया है, तो बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी में कविता सिंह को रखा गया है। मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर पुरुष आरजे रौनक को रखा गया है और मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर महिला में श्रद्धा को यह अवार्ड दिया गया है। हेरिटेज फैशन आइकन जानवी सिंह को दिया गया है। स्वच्छता एम्बेसडर मल्हार कलाम्बे को दिया गया है। बेस्ट क्रिएटर इन टेक कैटेगरी में गौरव चौधरी को यह अवार्ड दिया गया है। फेवरेट ट्रेवल क्रिएटर में कामिया जानी को अवार्ड दिया गया है। वहीं बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर में ड्रू को अवार्ड दिया गया है। बता दें कि ड्रू हिक्स को अवार्ड दिया गया है। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर में मैथिली ठाकुर को अवार्ड दिया गया है। बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज में जया किशोरी को अवार्ड दिया गया है। फेवरेट ग्रीन चैंपियन में पंक्ति पांडे को यह अवार्ड वितरित किया गया है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां 23 लोगों को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिया गया है। किस तरीके से पूरा अवार्ड का कार्यक्रम रहा है? जी बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने आज देश के कई युवा हस्तियों को नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया है और ये पूरा कार्यक्रम भारत मंडपम में आयोजित किया गया। वहीं जया किशोरी, मैथिली ठाकुर और आरजे रौनक समेत कई युवाओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। वहीं महिला दिवस के मौके पर युवाओं को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सम्मान देते हुए पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही, जिनमें से उन्होंने कहा कि लाल किले से ये सवाल उठाया गया था कि घर आने पर बेटी से हमेशा ये पूछा जाता है कि देर क्यों हुई, ये बात बेटों से क्यों नहीं पूछी जाती। तो वो क्रिएटर से ये पूछना चाहते हैं कि ये मैसेज कैसे जो है जनता तक पहुंचाया जाए, कैसे ये मैसेज आगे कन्वे किया जाए। और साथ ही पीएम मोदी ने कई अन्य बड़ी बातें कही, जिसमें मोदी ने ये भी कहा कि जब समय बदलता है तब नए युग की शुरुआत होती है, तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है। और उन्होंने साथ ही युवाओं से और क्रिएटर से ये अपील भी की कि वो ज्यादा से ज्यादा ऐसा कंटेंट बनाए जिससे कि जागरूकता फैले। जैसे उन्होंने नशे के लिए भी बोला कि नशे से युवा दूर रहे, इसके लिए भी कंटेंट क्रिएटर जो है उनको कंटेंट बनाना चाहिए, जिससे कि समाज में अवेयरनेस फैलाई जाए। निश्चित तौर पर युवाओं के लिए और खासकर जिनको अवार्ड दिया गया है, प्रेरणा का स्रोत भी यहां से नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए तनु। और महाराष्ट्र में मराठा समाज को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण देने वाले कानून को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। यह विधेयक 20 फरवरी को महाराष्ट्र विधानमंडल में सर्वसम्मति से पारित हुआ था। मराठा समाज को आरक्षण का लाभ देने के लिए सरकार ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC की विशेष श्रेणी बनाई है। याचिकाकर्ता जयश्री पाटिल और उनके पति गुणरत्न सदावर्ते, जो इस मामले के में वकील हैं, ने जनहित याचिका में कहा है कि राज्य सरकार को आरक्षण के लिए अलग श्रेणी SEBC बनाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कदम को संविधान की मूल संरचना को नष्ट करने वाला करार दिया है। सदावर्ते ने कहा कि महाराष्ट्र में अब कुल आरक्षण 72% हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन से बताया गया है।
और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। मुंबई से हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। राहुल, मराठा आरक्षण को चुनौती दी गई है, लगातार ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? से हम लोग ग्राउंड जीरो पे मराठा आरक्षण की कवरेज कर रहे थे और पहले हम स्वदेश ने ही दावा किया था कि यदि मराठा आरक्षण लागू भी होता है विधान परिषद और विधान भवन से, तो ये कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और हाईकोर्ट से ये लुढ़क जा सकता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं संदेशा था, वो मोहर स्वदेश का लग चुका है। स्वदेश ने सबसे पहले ये ब्रेक की थी इस न्यूज को कि ये मराठा आरक्षण कहीं ना कहीं जाके हाईकोर्ट में ये जाएगा और ये याचिका जब दायर करेंगे तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट इसका संज्ञान लेगा और इसको कहीं ना कहीं रोक दिया जाएगा। तो वही हुआ। स्वदेश की न्यूज स्वदेश न्यूज ने जब पहली बार बोला था, जब किसी मीडिया खबर में नहीं थी, तब इसने बोला था स्वदेश ने कि ये कहीं ना कहीं रोका था। उसको देखते हुए याचिकाकर्ता की बात मानी गई और हाईकोर्ट ने 4 दिन का टाइम मांगा है, दिया है सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को उसका जवाब दे और बताया है कि क्या ये न्याय संगत है कि 72% आरक्षण हो जाएगा और 10% मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा। इसको देखते हुए कई 4 दिन में जवाब देना है और कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए आनंद पानंद में किया गया ये कार्य था और स्वदेश लगातार इस बात को हाईलाइट कर रहा था। ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए मराठाओं को आरक्षण दिया गया, जबकि मराठा भी ये खुश नहीं थे। मनोज जरांगी पाटिल का भी कहना यही था। अभी तक वो भूख हड़ताल पर थे, उन्होंने अनशन भी तोड़ा, लेकिन उन्होंने कहा आंदोलन नहीं छोड़ेंगे, जबकि उनके ऊपर SIT गठन कर दी गई है। लेकिन मराठाओं की नाराजगी कहीं न कहीं अभी भी है और ज्यादा हो चुकी है। जिस तरह से अगर संज्ञान लिया हाईकोर्ट ने, मुंबई हाईकोर्ट ने, इसको देखते कहीं न कहीं लग रहा है कि मराठा में खिचड़ी पक चुकी है और किस तरह से लागू करेगी ये बीजेपी के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए सदल बन चुका है। जी सब निश्चित तौर पर लगातार आप इस पर कवरेज भी कर रहे थे, देखना होगा क्या कुछ आगे दिखाई देता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां आम आदमी पार्टी आज से लोकसभा चुनाव कैंपेन की शुरुआत की है। केजरीवाल और भगवंत मान ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में कैंपेन लॉन्च किया है और आम आदमी पार्टी 6 राज्यों में चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने नारा दिया है कि संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली वासियों से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि मैं दिल्ली के हर परिवार का बेटा हूं, मैं दिल्ली के लिए अकेला लड़ रहा हूं। आम आदमी पार्टी के साथ सांसद होंगे तो वे भी दिल्ली के लिए लड़ेंगे। मुझे दिल्ली और दिल्ली को मेरी जरूरत है। हमने दिल्ली में 9 साल में 30 फ्लाईओवर बनाए हैं, बिजली मुफ्त की है। ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने कही हैं। और इसी खबर पर और जानकारी की चर्चा करेंगे, जहां से हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता रजनीश कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। और अब आम आदमी पार्टी लोकसभा को लेकर सक्रिय हुई है, क्या कुछ रणनीति आप आगे देख रहे हैं? हाँ जी, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। जी रजनीश जी, जिस कैंपेन की शुरुआत आपने की है, क्या कुछ रणनीति इसके जरिए आपकी आगे की रहेगी? हाँ जी, इसकी रणनीति जीतने की रहेगी। आम आदमी पार्टी जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ रही है पूरे देश भर में, उन सब पर भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। इस तरह की रणनीति हमने बना रखी है, क्योंकि पिछले कई महीनों से सभी लोकसभा क्षेत्रों में हमारी मीटिंगें हो चुकी हैं। पार्टी की मीटिंगें, कार्यकर्ताओं की मीटिंगें पहले ही हो चुकी हैं और अब तेजी से हमारा कैंपेन अभियान बिल्कुल रजनीश जी, कैंपेन अभियान की आपने शुरुआत की है, कई नारे भी गढ़े गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सामना कैसे किया जाएगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव में मजबूत आप जरूर देखते हैं, लोकसभा चुनाव में वो वोट प्रतिशत, वो जगह अभी दिल्ली में आप नहीं बना पाए हैं, तो क्या कुछ इसको लेकर जमीनी आधार आप बताएंगे, ताकि चुनौती, क्योंकि बीजेपी आपके सामने रहेगी? देखिए, उसका कारण ये है कि लोकसभा चुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन 2014 और 2019 में ये सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती थी। बीजेपी को वोट मिलता था 35%, एनडीए को वोट मिलता था 35%, पूरे देश भर के आंकड़े बता रहा हूं, और बाकी 65% में पूरा विपक्ष होता था। लेकिन 35% वोट लेने के बावजूद बीजेपी का कैंडिडेट इसलिए जीत जाता था क्योंकि विपक्ष का जो वोट है वो बढ़ जाता था। विपक्ष के मान लो कांग्रेस अलग लड़ रही, एसपी अलग, कम्युनिस्ट पार्टी अलग, तो उनका वोट बढ़ जाता था। और वोट बचने के कारण से हमारा जो कैंडिडेट है वो नहीं जीत पाता था। इस बार इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है और वोट में विभाजन नहीं होगा। अब आप विभाजन नहीं होगा तो आप मान के चलिए कि 65% में इंडिया गठबंधन है और 35 में एनडीए।
तो जीत इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट की। लेकिन भारी बीजेपी बहुमत से कहती होने आ रही वाली है कि गठबंधन के पास कोई चेहरा भी नहीं है। आप आम आदमी पार्टी पहले कांग्रेस को भ्रष्टाचार की बातें करते थे, गालियां देते थे, अब साथ में आ रहे हैं, आप पीएम मोदी का चेहरा सामने आपके है, तो बीजेपी कई ऐसी बातें कहती आ रही है जो चुनौती आपके सामने हो सकती है। देखिए, पीएम मोदी जी का चेहरा धुंधला पड़ चुका है, क्योंकि पीएम मोदी जी ने यानी एनडीए ने 2014 और जो 2019 के चुनाव में जो गारंटियां दी थी, घोषणाएं की थी, वो कोई भी गारंटी उन्होंने पूरी नहीं की। उन्होंने गारंटी दी थी कि हम किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे, वो दुगनी तो और घटाकर 1/4 हो गई। उन्होंने गारंटी दी थी हम सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गांव का विकास करेंगे, लेकिन किसी गांव का विकास नहीं हुआ। उन्होंने गारंटी दी थी कि हम निश्चित तौर पर देखिए रजनीश जी, आपकी तमाम जो रणनीति है, चलाएंगे। लेट मी फिनिश, मैं बता रहा हूँ। मैं क्योंकि अभी रोड पे हूँ तो लोग आ जाते हैं, तो थोड़ा उन्होंने वादा किया था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, लेकिन 10 साल हो गए कोई बुलेट ट्रेन नहीं चली। उन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। 20 साल हो गए, वो 10 साल हो गए। ठीक है, ये तमाम आरोप आप लगाते आए हैं और हमारा भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने कैंपेन की शुरुआत की है, जमीन पर कितना आपका आधार इससे बनेगा और कितनी सफलता आपको आगे मिलेगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया रजनीश जी स्वदेश न्यूज़ चर्चा में शामिल होने के लिए। खबर में बात करेंगे महाशिवरात्रि की, जहां मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने भरोहिया के पितेश्वर नाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक और गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर प्रदेशवासियों के आरोग्यमय, सुखमय, समृद्धिमय और शांतिमय जीवन की मंगल कामना की है। सीएम योगी शुक्रवार को सुबह लखनऊ से गोरखपुर जिले में पीपीगंज के भरोहिया स्थित पितेश्वर नाथ शिव मंदिर पहुंचे। यहां बाबा पितेश्वर नाथ का दर्शन पूजन और विधि विधान से जलाभिषेक कर संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना की गई। पांडवकालीन मान्यता वाले पितेश्वर नाथ मंदिर का गोरक्ष पीठ से गहरा नाता है। गोरक्ष पीठाधीश्वर हर महाशिवरात्रि यहां जलाभिषेक करने आते हैं। वहीं इसके पहले सीएम योगी यहां पर पहुंचे और यहां पर पूजा अर्चना की है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद मुख्यमंत्री ने लिया है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, फोन लाइन पर रुद्र प्रताप पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में पूजा अर्चना की है, किस तरीके से दौरा उनका रहा है और महाशिवरात्रि का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है, इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर में 4 दिवसीय दौरे पर आए हैं और दौरे का आज पहला दिन है। आज उन्होंने सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण किया, उसके बाद अपने दादा श्री बलीन महंत वैद्यनाथ महाराज का आशीर्वाद लिया, फिर अपने दादा श्री भरण दिग्विजयनाथ महाराज का आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में ही शिवरात्रि के शुभ अवसर पर उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में ही रुद्राभिषेक किया और विश्व कल्याण की कामना की। उसके बाद अब मुख्यमंत्री, हम आपको बता दें कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुरियापाट जाएंगे, जहां इंडियन ऑयल के सीवीसी प्लांट का लोकार्पण करेंगे। और हम आपको बता दें इस लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ मंच पर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरा भी मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण दौरा कार्यक्रम में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात दोपहर 2 बजे की 5वीं और बड़ी खबर की, जहां आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस मौके पर शिव मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया, जिसे देखकर भक्त मोहित होते नजर आए हैं। भगवान शिव की आराधना में लीन भक्तों ने जमकर हर हर महादेव के जयकारे लगाए और अपने आराध्य को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। माना जाता है कि ये महाशिवरात्रि के दिन भगवान भूत वामन की पूजा अर्चना, उपवास करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और इसी कड़ी में आज देश भर में महाशिवरात्रि के पर्व की धूम दिखाई दे रही है और जगह जगह हर हर महादेव के नारे गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शिवालयों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। देश भर में ही शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है और सुबह से ही शिव भक्त शिव की आराधना करने में जुटे हुए हैं। और दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।